नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट सीरीज के पार्ट 5 अर्थात 5वें पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इसके 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों पार्ट की लिंक दी गई है और यह 5वां पार्ट जो आज आपके सामने है। तो शुरुआत करते हैं आज 5वें पार्ट की। और इस पार्ट में भी पिछले 4 पार्ट की तरह 25 MCQs को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उनको मैंने सम्मिलित किया है। तो शुरुआत करते हैं हम इस पार्ट की। और हमारे आज 5वें पार्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कार्यवाहक अध्यक्ष को नहीं चुनता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है संसद में महाभियोग पारित करके, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके और ऑप्शन डी है केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के महान्यायवादी को पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो होती है वह संसद में राष्ट्रपति पर लगाई जाती है उसे पद से हटाने के लिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसमें ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्य का मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की बात हो रही है, तो इनकी नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। अतः ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है और चौथा प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर संयुक्त की बात की जा रही है, मतलब सेंट्रल की। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यों के राज्यपाल और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और हमारा 5वां प्रश्न है, एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद, ऑप्शन बी है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है किसी अन्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का सदस्य पद। देखें, एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अगर वो रिटायर हो चुका है तो वह उसके बाद किस पद को धारण नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वह किसी अन्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और हमारा 6वां प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसे देते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो अभी हमने आपको देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है उस राज्य का राज्यपाल करता है, परंतु अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और हमारा 7वां प्रश्न है, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो देखें, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली इन सभी भाषाओं को भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया और डोंगरी भाषा जो है वह जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, ऑप्शन बी है इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, ऑप्शन सी है इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है और ऑप्शन डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है।
हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत कथन को पहचानना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें लिखा है कि इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो नियंत्रण होता है केवल केंद्र सरकार तक नहीं बल्कि राज्य सरकार के स्तर पर भी इसका नियंत्रण होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा 9वां प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है तय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है तय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 सदस्य हो सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त को मिलाकर। केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? मतलब गलत कथन की पहचान करना है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ऑप्शन बी है, वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी है, इस पद के चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय हैं। और ऑप्शन डी है, जब केंद्र की सरकार बदलती है तो भी इसे त्याग पत्र देना पड़ता है। और हमें गलत कथन पहचानना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है, इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हैं, जो कि गलत है। इस पद के चुने जाने के लिए आपके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं भारत के महान्यायवादी बनने के लिए होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 12वां प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा में विपक्ष का नेता और ऑप्शन डी है एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता, ना ही वह इसमें शामिल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा 13वां प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 2014। तो केंद्रीय सूचना आयोग जिसे हमें सूचना का अधिकार मिला है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी, अतः ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है कि समय अवधि तय नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह 6 वर्षों के लिए की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का जो कैग, जिसे हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 312, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 316, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कार्यों और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती। कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत कथन की यहाँ पहचान करना है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही होगा। ऑप्शन डी में लिखा है अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती, परंतु 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में बताया गया है, न कि सदस्यों की बर्खास्ती के बारे में, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? ऑप्शन ए है भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी है राज्य की संचित निधि, ऑप्शन सी है प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा।
चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, ऑप्शन सी है लोकसभा में प्रस्ताव पास करके, और ऑप्शन डी है केवल वित्त मंत्री की सलाह पर। जैसा हमने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि एक बड़ा पद है हमारे यहाँ भारत के संविधान में, इसके हटाने के लिए ठीक वैसे ही प्रक्रिया है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अतः ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 19वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है दिवालिया घोषित होने पर, ऑप्शन बी है दोहरे लाभ के पद होने पर, ऑप्शन सी है मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा 20वां प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य सूचना आयुक्त या फिर इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है कानून मंत्री, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो भारत का महान्यायवादी जो कि कानून का महाज्ञाता होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 22वां प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके। जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनको हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच अगर सही पाई जाएगी उसी कंडीशन में राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अतः ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि भारत में कैग का पद होगा, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होगा? उसमें ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 146, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 148। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के संविधान में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 24वां प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कार्यालय, और ऑप्शन डी है कानून मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय, अर्थात पीएमओ ऑफिस जो होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग आता है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत की पहचान करना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 312 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों का कार्य, और ऑप्शन डी है 317 में लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की बर्खास्ती। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कथन को पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 312 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, परंतु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है।
अतः ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आज की MCQ सीरीज में 25 प्रश्न हमारे यहीं पर पूरे होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और उसके अगले पार्ट में। थैंक यू।